दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। माने भारत में स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, जो मैंने आपको कल बताया था, ये आपके कोर्स में है, एमपीपीएससी में भी है और यूपीएससी में भी है। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एकीकरण होता क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, और मैंने ये भी बताया था सोशियोलॉजी क्लास में। तो सबसे पहले एकीकरण का मतलब ये नहीं होता है कि हम डाइवर्सिटी या विभिन्नता को ख़त्म कर दें। एसिमिलेशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन का उल्टा होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब आत्मसात करना। आत्मसात करने का मतलब क्या होता है कि अगर एक देश रहेगा तो एक ही धर्म रहेगा, एक ही भाषा रहेगा। जो विभिन्न प्रकार की जो डाइवर्सिटी है उसको ख़त्म कर दो, जैसे कि इस्लामिक कंट्रीज में किया जाता था। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लोग मेडिवल पीरियड में इस्लामिक हिस्ट्री पढ़े होंगे उनको पता होगा कि उन्होंने क्या किया। इस्लाम के उदय होने के बाद में उन्होंने जो ईरान में ससानिद एम्पायर था या पूर्वी यूरोप में बैजेंटाइन एम्पायर था, जब इस्लाम का उदय हुआ और वो एक एक करके विभिन्न राज्यों को हड़पते गए, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुसंख्यक लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। जैसे पूरा ईरान जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से आप देखेंगे कि जैसे कि ओटोमन साम्राज्य का जो मुख्यालय था वो कहाँ था, टर्की में, माने कुस्तुनतुनिया में, जिसको कि आजकल इस्तांबुल कहा जाता है। इस्तांबुल एक शहर ऐसा है जो आधा एशिया में पड़ता है और आधा यूरोप में पड़ता है। ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बारी बारी से सबको, दूसरे जो धर्म के लोग थे उनको सफाया कर दिया और पूरी तरह से इस्लामिक राज्य स्थापित किया। या जो बच गए उनको, जो मैंने पहले कहा था कि द्वितीय दर्जे का नागरिक बना दिया, उन्हें जिम्मी कहा जाने लगा और उन पर जजिया अधिरोपित किया गया, जो मैंने कल बताया था। लेकिन यह हुआ टैक्टिस एसिमिलेशन का, माने आत्मसात करना, जहां पर कि किसी प्रकार के डाइवर्सिटी की कोई गुंजाइश नहीं है, उसको खात्मा कर देना। लेकिन इंटीग्रेशन क्या बताता है, एकीकरण क्या बताता है कि अनेकता में एकता। हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं। उसी तरह से हमारे देश में देखेंगे कि एक बहुत बड़ा जो बेल्ट है वो ट्राइबलों का बेल्ट है, आदिवासियों का, जो मैं पूर्व के वीडियो में आपको बता चुका हूँ। उसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग जगह अलग अलग है। जैसे आपको मैंने एक दिन बताया था कि हमारे देश में ऐसे भी लोग अभी हैं जो खाना बदोशी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दे आर जस्ट फूड गैदरर्स, जैसे अंडमनीज, जैसे कि दक्षिण भारत के कुरुम्बा आदिवासी, आज भी वो, या अपने बस्तर के अबुझमार, इन इलाकों में जो आदिवासी हैं वो बेसिकली फूड गैदरर हैं। मतलब अभी भी उनमें सभ्यता का विकास नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया होगा कि राष्ट्रीय एकीकरण मतलब क्या होता है। एक बंधन है, एक फीलिंग जो है, जो हम सभी लोग एक हैं, ए फीलिंग ऑफ वननेस प्रदान करता है एकीकरण में। ठीक है, कि हम भले ही हमारा जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, हमारा कल्चर कुछ भी हो, या हमारा रहवास कहीं का भी हो,
लेकिन हम पहले भारतीय हैं। तो ये जो फीलिंग ऑफ वननेस है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको कहते हैं एकीकरण। अब इसके बारे में हम पहले भी सोशियोलॉजी क्लास में डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत कर चुके हैं। अभी वीडियो अपलोड नहीं हुआ, उसको आप 2-4 दिन में हो जाएगा, तो आप उसको गंभीरता से देख लीजिएगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या आज़ादी के बाद क्या क्या समस्याएं थी। आप जानते हैं कि देश आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन इसी के साथ में देश में विभाजन भी हो गया। हमारा जो महान राष्ट्र था या है, वो 2 टुकड़े में विभाजित हो गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी के आधार पर। कि उनका ये थ्योरी था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? कि उनके धर्म अलग हैं, उनके खान पान अलग हैं, उनके पोशाक अलग हैं, उनके संस्कृति अलग हैं, उनका भाषा अलग है। तो इसीलिए अगर वो एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो क्या होगा? मारकाट होगा, खून खराबा होगा। तो इसीलिए हमें ऐसा राष्ट्र या राज्य चाहिए जहां पर कि मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य है। तो उन्होंने पाकिस्तान बनाया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आज़ादी के समय में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उसमें बिहार और यूपी के मुसलमान सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग के बढ़ चढ़ के समर्थन किया था। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो वहाँ के मुस्लिमों को उन्होंने अपने हाल पर छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि वो तो वहाँ माइनॉरिटी में थे, अल्पसंख्यक थे, लेकिन वो बढ़ चढ़ करके मुस्लिम लीग का हिस्सा लिए थे। अभी जो पंजाब का सूबा आप देख रहे हैं, वो मुस्लिम लीग का 1945 से पहले कभी कोई समर्थक नहीं था। वहां तो यूनियनिस्ट पार्टी का बोलबाला था। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो विभाजन हुआ उसकी त्रासदी सबसे बड़ी क्या थी कि लगभग 6 मिलियन पीपुल, कम से कम 60 लाख लोग क्या हुए? अपरूटेड हो गए, शरणार्थी हो गए। वो बॉर्डर के उस पार से हमारे देश की तरफ आए। ठीक है, और इसी तरह से बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान गए। तो एक तो वो समस्या थी जो मैंने समस्या को चिन्हित किया है। दूसरा जो समस्या क्या था? देशी राज्यों की समस्या। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको देशी राज्यों के बारे में हमने बताया है। अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो आप हमारा वीडियो है, प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें देखिए कि नेटिव स्टेट का ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में कैसे कैसे पॉलिसी चेंज हुआ है। ठीक है, और किस प्रकार से नेटिव राज्य में, देशी रियासत हिंदी में बोलते हैं, तो देशी रियासत का किस प्रकार से उनका उद्भव हुआ। तो आप सबको मालूम है कि मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद बहुत सारे देशी रियासत, जैसे बंगाल, जैसे अवध, हैदराबाद, मैसूर, ठीक है, राजपूताना के बहुत सारे राज्य, ये सभी स्वतंत्र हो गए। अवध के नवाब स्वतंत्र हो गए, पंजाब का सूबा पूरा स्वतंत्र हो गया। तो देश विखंडित हो गया था। अब अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने बारी बारी से विभिन्न भूभागों को कब्जा किया, जिसको कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया हिंदुस्तान का वो हिस्सा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सीधे अधीन में था। और बाद में 1858 के बाद में क्या हुआ? वो ब्रिटिश क्राउन के सीधे अधीन में, मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सीधे अधीन आ गया। ये तो आपको मालूम है। अब दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, क्योंकि हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि दिक्कत यह है कि हमारे साथ समय का पाबंदी है, बहुत सारे लोग शिकायत भी कर रहे हैं। तो उस समय में हिंदुस्तान में 562 रियासत था, लिख लीजिए, 562 रियासत था। और इन रियासतों के साथ में अंग्रेज सरकार ने विभिन्न प्रकार के एग्रीमेंट, समझौता, ट्रीटीज किया हुआ था। कुछ रियासत तो मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में था और कुछ रियासत
इतना बड़ा था जो फ्रांस से भी बड़ा था, जैसे हैदराबाद, जैसे कश्मीर, ठीक है, इनका जो क्षेत्रफल था वो फ्रांस के क्षेत्रफल से भी ज़्यादा था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि तो इस तरह से कुल 40% पूरे हिंदुस्तान, अविभाजित हिंदुस्तान के 40% हिस्से पर कौन काबिज था? देसी रियासत, ठीक है। जब देश आज़ाद हुआ तो उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने या उस समय के प्रधानमंत्री एटली ने क्या कहा कि या तो आप हिंदुस्तान में मिलिए या पाकिस्तान में मिलिए या स्वतंत्र रहिए, ठीक है। ये उनके लिए फार्मूला तय किया गया और उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश पारामाउंटसी, मतलब ब्रिटिश सरकार की जो सर्वोच्चता है, पारामाउंटसी का स्पेलिंग लिख लो, PARAMOUNTCY, ये समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए जो देसी रियासत हैं वो भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो हिंदुस्तान में लगे हुए हैं वो हिंदुस्तान में मिलें, जो पाकिस्तान से लगे हुए हैं जिनका ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी पाकिस्तान की तरफ वहाँ मिलना है, और यदि उनकी इच्छा हो तो स्वतंत्र हैं, ठीक है। ये उन्होंने फार्मूला तय किया और उसके बाद में वो हिंदुस्तान से चले गए, ठीक है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक तो हिंदुस्तान का विभाजन हो चुका था, दूसरा जो ये थर्ड फैक्टर था वो था देसी रियासत। जो हिंदुस्तान के बीचों बीच में अनेक ऐसे रियासत थे जो चारों तरफ से ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी था और बीच में देसी रियासत था। तो हिंदुस्तान के यूनिटी के लिए, हिंदुस्तान के यूनिफिकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि इन देसी रियासतों को हिंदुस्तान में एनेक्सेशन या एक्सेशन किया जाए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि अगर ये देसी रियासत रहते तो हिंदुस्तान क्या हो जाता? बाल्कनाइजेशन का शिकार हो जाता, टुकड़े टुकड़े में विभाजित देश होता और यहाँ पर विकास के काम नहीं हो सकते थे, देश पूरी तरह से एकीकरण नहीं हो सकता था। तो ये एक थर्ड पार्टी की भूमिका में था वो, ठीक है। हिंदुस्तान फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी पाकिस्तान और थर्ड पार्टी देसी रियासत, समझ रहे हैं आप। अब तीसरा जो कहा कि प्रशासनिक समस्याएं, एकीकरण। अब दोस्तों, जब पार्टीशन हुआ तो जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी उस और जो सेना थी उसका भी बंटवारा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजियस लाइन पर हुआ, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, जो ब्रिटिश काल में इनको कहा जाता था ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम, अब उसमें सेंध लग गया। सेंध कैसे लगा? कि उनका डिवीजन हो गया, ठीक है। तो ये उसका भी दुरुस्त करना, सिविल सर्विसेज को दुरुस्त करना जरूरी था। सेना को, सेना में भी विभाजन हो गया था तो उनका भी दुरुस्तीकरण जरूरी था। उसके बाद में जो मैंने अभी बताया पुनर्वास की समस्या, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 60 लाख लोग विस्थापित हो गए। अब ये 60 लाख लोग जो विस्थापित, उनका पुनर्वास की व्यवस्था करना है। समूचे हिंदुस्तान में मारकाट मची हुई थी, कॉम्युनल दंगा हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगा हो रहे थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। जहां हिंदू मेजॉरिटी इलाका था वहां मुसलमान मारे जा रहे थे और जहां मुसलमान मेजॉरिटी इलाका था वहां हिंदू मारे जा रहे थे। तो देश में पूरी तरह से क्या हो गया था? प्रशासनिक टूट फूट हो गया था, प्रशासन नाम की चीज नहीं रह गई थी। लोगों, गुंडा एलिमेंट्स जो है ना, सरेआम हिंदुस्तान में घूम रहा था, ठीक है। आज की तारीख में आप उसको इतना अनुमान नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने इस प्रकार का विभत्स रूप देखा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास जो मटेरियल हैं उससे हमें पता लगता है कि किस प्रकार के विभत्सकारी दंगे हुए जिसमें कि हजारों लाखों लोग मारे गए और इसके साथ साथ करोड़ों अरबों रुपए की जो संपत्ति थी वो बर्बाद हो गए। इसके बाद में तो मुस्लिमों और हिंदुओं की सुरक्षा का व्यवस्था करना था, जो मैंने अभी बताया आपको। जहां पर हिंदू बहुसंख्यक थे वो अल्पसंख्यक मुसलमान को मार रहे थे, जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे वो हिंदू अल्पसंख्यक को मार रहे थे। इसके बाद में जो मैंने कहा आपको कि सेना सिविल सर्विसेज का पुनर्गठन करना जरूरी था
क्यों? कि उसमें सेंध लग गया था। इसके बाद संविधान का निर्माण, जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि पार्टीशन से पहले ही संविधान के निर्माण की शुरुआत हो गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, ठीक है। और इसका पहला जो बैठक हुआ था, कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो याद रखना चाहिए। तो संविधान के निर्माण का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने को क्या घोषित कर दिया था कि हम इस्लामिक राज्य बनेंगे, और वो आज भी है। लेकिन हिंदुस्तान के संविधान निर्माताओं के बारे में, संविधान निर्माताओं का एक बहुत बड़ा एक यक्ष प्रश्न था कि जिस प्रकार से उस समय की आबो हवा पूरी तरह से सांप्रदायिक रंग में रंग गया था, ऐसी स्थिति में एक ऐसा संविधान बनाना जो सबके लिए हो, जो एक समानता की बात करता हो, जिसमें कि धर्म, जाति, गोत्र, वंश, लिंग, इस सब का कोई भी माने नहीं हो, एक बहुत बड़ा टास्क था, ठीक है, जिसके बारे में हमने आपको पहले एक वीडियो में बताया। और इसके अलावा प्रजातंत्र की स्थापना करना, एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जहां पर कि प्रजातंत्र मजबूत हो, केंद्र में भी और राज्य में भी, और फिर निचले स्तर पर, जो ऐसे अभी हमने देखा है ग्रामीण स्तर पर और जिला स्तर पर, और शहरों में नगर पालिका, नगर निगम, और गांव देहातों में जिला पंचायत की व्यवस्था, ठीक है, ताकि जो प्रजातंत्र है वो ऊपर से नीचे तक पहुंचे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि इतने बड़े विशाल देश को प्रजातंत्रीय व्यवस्था के आधार पर ही आप सुरक्षित रख सकते हैं। देश की एकता और अखंडता सबसे पहली प्राथमिकता है, और वो प्राथमिकता कैसे सुरक्षित होगी? अगर देश में प्रजातंत्रीय व्यवस्था लागू होगा। हालांकि प्रजातंत्र में जो उसका रिजल्ट होता है थोड़ा स्लो होता है, लोग फ्रस्ट्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं, और कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं, इस देश में तानाशाही की जरूरत है। आप लोग बहुत के मुंह से सुनते हुए पाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा उसी समय 1947-50 में कि देश को अगर मजबूत रखना है, अगर उसका एकता, अखंडता को सुरक्षित रखना है, तो प्रजातंत्र हर स्तर पर यहां पर लागू होना चाहिए। तो प्रजातंत्र का स्थापना करना यह भी एक बहुत बड़ा चुनौती था। इसके बाद इतने बड़े भूभाग में चुनाव का संचालन करना बहुत कठिन कार्य था। और आपने देखा होगा कि 1952 में हमारे देश में सबसे पहले पहला चुनाव हुआ, तो अंग्रेज हंस रहे थे, यूरोपियन देश हंस रहे थे। क्यों? बोले ये सब आदर्शवादी लोग हैं, इतने बड़े देश में थोड़े ही मतलब जो है ना चुनाव हो सकते हैं, जहां पर कि आपने हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दे दिया है। क्योंकि आपको दोस्तों मालूम होगा कि 1935 का जो एक्ट बना था, जिसके आधार पर 1937 का चुनाव अंग्रेजों ने कराया था, प्रोविंशियल इलेक्शन, उसमें मात्र उन्होंने 11% लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया था। आपको याद होना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। सीमित लोगों को दिया था। किन लोगों को दिया था? जो जमींदार थे, तालुकदार थे, पैसे वाले थे, कैपिटलिस्ट थे, पूंजीपति थे, जो लगान चुकाते थे एक सर्टेन अमाउंट के बाद में, ठीक है, मालगुजार, इन लोगों को वोट देने का अधिकार था। लेकिन जो आम जनता था, आम जनता को कोई अधिकार नहीं था। लेकिन अभी 1950 के बाद में, हिंदुस्तान के संविधान लागू होने के बाद में क्या कहा गया कि हर एक व्यक्ति को वयस्क मताधिकार दिया जाएगा, बशर्ते कि वो पागल नहीं हो, बैंकक्रप्ट नहीं हो, ये कुछ और हिंदुस्तान का नागरिक हो, ठीक है, ये सब उसके क्लॉज हैं। लेकिन अगर ये सब है तो इसके बाद में हर व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है। लेकिन पश्चिमी देश क्या बोल रहे थे उस समय कि ये जो हिंदुस्तानी नेता हैं वो आदर्शवादी नेता हैं, इतने बड़े भूभाग पर और सभी को चुनाव का वोट का अधिकार देना ये संभव नहीं हो पाएगा, ये चरमरा करके व्यवस्था जो है ना बिखर जाएगा, ठीक है। तो लेकिन उनको हमारे राजनेताओं ने क्या किया, उनको पूरी तरह से फेल कर दिया है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि हर 5 साल पर यहाँ चुनाव होता है, राज्यों में भी, केंद्र में भी, और अब तो गांव देहातों में जिला पंचायत और
ग्राम पंचायत का भी चुनाव रेगुलर हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रजातंत्र जो है अपने ग्रास रूट लेवल तक पहुंच गया है। लेकिन उस समय, जबकि मैं बात कर रहा हूं 1947 से 1950-55 के बीच का, उस समय हम क्या देखते हैं कि प्रजातंत्र को स्थापित करना बहुत बड़ा महती चुनौती था। क्यों था? कि जिस देश में सामंतवादी व्यवस्था हजारों साल से लागू हो, जिस देश में कुछ खास लोगों को ही सारे अधिकार प्राप्त हों, वहां पर हर व्यक्ति को मताधिकार देना और प्रजातंत्र के आधार पर शासन का संचालन करना एक बहुत बड़ा कदम था, एक क्रांतिकारी कदम था। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या था? सामंतवादी व्यवस्था। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपने देखा होगा सामंतवादी व्यवस्था, जैसे देसी रियासत तो सामंतवादी व्यवस्था का एक बहुत बड़ा झंडा बरदार था। इसके अलावा हम क्या देखते हैं? जगह जगह अंग्रेजों ने जमींदारी सिस्टम लागू किया हुआ था। रेवेन्यू फार्मर्स जो थे, जहां पर अस्थायी बंदोबस्त उन्होंने किया था, वहां पर रेवेन्यू फार्मर क्या हो गया था, धीरे धीरे समय के वक्त के साथ में वो जमींदार में तब्दील हो गए थे। लखनऊ के इलाके के लोगों को जमींदार के बदले में तालुकदार बोला जाता था, विभिन्न नामों से बोला जाता है। ये क्या है? ये पूरी तरह से सामंतवादी व्यवस्था का बोलबाला था हिंदुस्तान में। इसको खात्मा कैसे किया जाएगा? क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था और प्रजातंत्रीय व्यवस्था दोनों एक साथ नहीं चल सकते, समझ रहे हैं? इसके बाद दोस्तों, आर्थिक विकास और पंचवर्षीय योजना। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या था हिंदुस्तान में? आप देखेंगे कि उस समय में हिंदुस्तान के 94% लोग, जब हमारा देश आजाद हुआ था, गरीबी से जूझ रहा था, भूखमरी से जूझ रहा था। देश का विभाजन हो जाने के कारण क्या हुआ था? अन्न की समस्या हो गई थी। जो फर्टाइल लैंड था पंजाब, पश्चिमी पंजाब का सूबा, जो पाकिस्तान में चला गया था, जहां पर कि कॉटन भी भरमार होता था, जूट भी भरमार होता था ईस्ट बंगाल में, वो सब इलाका कहां चला गया? पाकिस्तान में। तो हिंदुस्तान में अनाज की समस्या हो गई। ठीक है, पहले भी समस्या थी, अंग्रेज तो पहले खोखला करके चले ही गए थे। उसके बाद में जो देश का जो विभाजन हुआ, उसके जो तुरंत जो उसका जो इफेक्ट हुआ वो हुआ भूखमरी। क्यों? कि जो अन्न उत्पादक जो इलाका था वो सब कहां चला गया? पाकिस्तान में। आपको पता होना चाहिए कि मुगल पीरियड में और सल्तनत पीरियड में नहरों का जाल बिछाया गया था कहां? पंजाब के अविभाजित पंजाब सूबा में, जिसमें कुछ इलाका पंजाब का तो हमारे पास अभी है, हरियाणा और पंजाब आप देख रहे हैं। लेकिन जो 2/3 भाग और पंजाब, वो किधर चला गया? पाकिस्तान में। और इसके अलावा ईस्ट बंगाल का जो धान उत्पादक था, चावल उत्पादक एरिया था, वो सारा एरिया, और जूट का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, वो किधर चला गया? पूर्वी पाकिस्तान में। और इसी तरह से कॉटन जो है ना, कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक जो क्षेत्र था इंडिया का, वो भी पाकिस्तान में चला गया। तो आप रोटी का भी लाले पड़ गए और उसके साथ कपड़े पर भी लाले पड़ गए, कपड़े पहने। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरह से दोस्तों देखते हैं कि 94% लोग खाद्य समस्या से पीड़ित थे 1947 में। इसको भी दूर करना बहुत जरूरी था। जो भारत की सरकार जो नई आई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो उनका काम क्या था? लोगों को अनाज पहुंचाना, ताकि भूखमरी से कोई मरे नहीं, तो उसके लिए व्यवस्था करना था। इसके बाद एक जो सबसे बड़ी विसंगति थी हिंदुस्तान में, कि हिंदुस्तान का जो समाज जो था वो असमानता पर आधारित था। आप सबको मालूम है, जातिवाद कूट कर भरा हुआ था, छोटे और बड़े का बहुत बड़ा भेदभाव था। जो गरीब लोग या नीचे जाति के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलना होता था। हाँ, अस्पृश्यता का बोलबाला था, एक दूसरे से लोग मिलते नहीं थे। तो इन सामाजिक बुराइयों को दूर करना भी उस समय के शासन का काम था, क्योंकि इसके बिना राष्ट्रीय एकीकरण नहीं हो सकता था। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट में हमने लिखा कि एक ऐसा विदेश नीति जो कि भारत के संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा कर सके। दोस्तों, जैसे मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसी समय में आपने देखा होगा कि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई।
हमने आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में भी बताया था। 1948 में ह्यूमन राइट्स का यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी जारी किया गया था। लेकिन इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई उसमें जो अभी जो आप 5 जो महत्वपूर्ण जो देश, जो अस्थायी देश हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं, वो कौन लोग हैं? वो हैं विजित राष्ट्र। जर्मनी को नहीं बनाया गया या जापान को नहीं बनाया गया। आप समझ रहे मेरी बात को? तो जो एंटी पार्टी था, जो हारी हुई पार्टी थी, उसमें से किसी को नहीं बनाया गया। आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि जर्मनी कितना पावरफुल कंट्री हो गया है, जापान कितना पावरफुल कंट्री है। लेकिन चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो कलेक्टिव जो सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसमें जो 5 जो परमानेंट सदस्य हैं, जैसे चाइना और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, अभी रसिया बोलेंगे, पहले सोवियत यूनियन, कितने हो गए? 5 हो गए। तो ये 5 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं और इनको वीटो देने का अधिकार है कि किसी ज्वलन समस्या पर अगर मैत्रिकता नहीं है, एकता नहीं है, तो अगर कोई अस्थायी सदस्य ने वीटो कर दिया तो फिर वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। उसको संयुक्त राष्ट्र संघ अमली जामा पहना नहीं सकता है, समझ रहे? उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान के जो खूंखार आतंकवादी हैं, जैसे आप नाम 1-2 का लेंगे, तो भारत सरकार ने उसके खिलाफ में प्रस्ताव पेश किया, लेकिन चाइना ने उसमें वीटो कर दिया, तो प्रस्ताव खारिज हो गया। ठीक है। तो दोस्तों, एक लास्ट में जो विदेश नीति, तो भारत सरकार के सामने में क्या था? सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि एक ऐसे विदेश नीति को अपनाया जाए जो कि भारत के राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत कर सके और वह अपना स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन कर सके। और मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी देश कितना संप्रभु है, इसका बैरोमीटर यह है कि उस देश का विदेश नीति कितना स्वतंत्र है। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि 1947 के बाद हमारे देश के जो नीति रही है वो क्या रही? गुटनिरपेक्षता, मतलब नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, और अपने पड़ोसी राज्यों से अच्छे मधुर संबंध स्थापित करना। ठीक है। इसके अलावा जो वर्ल्ड पीस है, माने विश्व शांति, उसका पैरोकार होना। जगह जगह जवाहरलाल नेहरू जो है वो विश्व शांति का वो संदेश देते थे। उसका रीजन क्या था? उनको पता था कि हमारा देश जो है ना पूरा खोखला हो चुका है। हमारे देश के लोग 90% लोग भूखमरी के शिकार हैं, लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है। तो अभी वर्ल्ड स्टेज पर हम उतने व्यापक दृष्टिकोण से हम अपनी बात मजबूती से नहीं कर सकते, युद्ध के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अभी उतनी सेना की ताकत, सैनिक ताकत नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने जो पॉलिसी अडॉप्ट किया वो क्या था? गुटनिरपेक्षता। उसमें उन्होंने जो, चूंकि विश्व जो है उस समय में 2 भाग में विभाजित हो गया था, जैसे मैंने पहले कहा था, एक सोवियत यूनियन के उसका लीडर था और दूसरा अमेरिका उसका लीडर था। ठीक है। और दोनों के बीच में कोल्ड वार शुरू हो गया था, जिसको शीत युद्ध कहते हैं। तो हिंदुस्तान की सरकार ने दोनों में से किसी भी गुट में अपने आप को शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम मेरिट ऑफ द केस पर बात करेंगे और हम दोनों ब्लॉक में से जहां से भी हमें मदद मिलेगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि अमेरिका ने इस पर बहुत ज़्यादा ऐतराज जाहिर किया। उन्होंने इसको मजाक कह दिया कि ये जो नालानानी जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो बेकार है, किसी काम की नहीं। लेकिन फिर भी हमारे वो क्यों कहा? पाकिस्तान तो पूरी तरह से यूएसए के खेमा में चला गया, वो सीटो सेंटो बगदाद पैक्ट का मेंबर बन गया। ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं हुआ। केवल बाद के वर्षों में आपने देखा होगा 1971 में इंदिरा गांधी ने सोवियत यूनियन के साथ में ट्रीटी किया था। वो भी तब किया था जब बांग्लादेश से मुक्त वाहिनी सेना, जब हिंदुस्तान की सेना गई थी और अमेरिका ने धमकी देना चालू कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सोवियत यूनियन से ट्रीटी किया था। और उसका जो एक क्लॉज था कि हिंदुस्तान पर आक्रमण माने तो सोवियत यूनियन पर आक्रमण,
या सोवियत यूनियन पर आक्रमण मतलब हिंदुस्तान पर आक्रमण। आप समझ रहे हैं? तो जब 7वें बेड़े को उन्होंने भेजा तो इसके बदले में रूस ने भी अपना बेड़ा भेजा, तो फिर वो वापस चले गए। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के लब्बो लुबाब ये है कि भारत की विदेश नीति शुरू से ही जो है उन्होंने गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया और वो आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, वो कैसे है वो अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो मैंने आपको बताया कि क्या क्या समस्याएं थी। अब सबसे पहला इसका समाधान कैसे किया गया। हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर IPS ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।